देखिए इसको समझिए आप कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है बिल्डिंग कल्याणा मंडपा वाज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम। यानी किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो इसमें कल्याण मंडप की बात की है, ठीक है। जो कल्याण मंडप मतलब ये जो मंदिर रचना का पहले तो क्वेश्चन यहाँ से आप ये ध्यान रखना है कि जो मंडपा है वो किसका स्ट्रक्चर है, मंडप है ना। तो मंडप जो है वो मंदिर का स्ट्रक्चर है, ये भी याद रखना है, मंदिर का। और मोस्टली ये क्या होता था कि मंदिर की जैसे आप लोगों ने ज्यादातर अगर साउथ इंडिया की कभी मूवी देखी हो तो जब भी वहां पे फंक्शन होता है तो जैसे ये कोई मंदिर है ना, ये कोई मंदिर है और इसके आगे एक रास्ता है ना। तो रास्ता यहाँ पर बहुत बड़ा गेट बना होता है, गेट, उसी को लोग मंडप कहते हैं। तो इसी ये जो जैसे अब हम लोग जो इंडिया नॉर्थ इंडिया में है उसे मंदिर इस टाइप के नहीं है, मंदिर इस टाइप के नहीं है। तो मंडप का मतलब वो है जो गेट होता है। तो ऐसे मंदिर ज्यादातर विजयनगर साम्राज्य में मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो चीज ये नोट करना है आपको कि कल्याण मंडप जो है वो किस टाइप की स्ट्रक्चर है। तो एक मंदिर कला का निर्माण है और ये विजयनगर साम्राज्य में होता था, ठीक है। विजयनगर आप जानते ही हो साउथ इंडिया में है। और विजयनगर की राजधानी कौन सी है पता है किसी को? हम्पी, है ना। विजयनगर की राजधानी हम्पी है। और 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 विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, हरिहर और बुक्का। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, विजयनगर की राजधानी वो हम्पी है और उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। और जो विजयनगर वाला जो एरिया है वो ये है ना। विजयनगर का जो एरिया है वो ये है, ये वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है। ये विजयनगर का एरिया है और इसकी हरिहर ना, हरिहर बुक्का, हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और इसकी कैपिटल थी हम्पी, हम्पी हम्पी इसकी कैपिटल है। और खासकर आज के टाइम में ये कर्नाटका और तमिलनाडु में दो जगह यहाँ पे था, विजयनगर में। और ये 13th सेंचुरी के आसपास की थी उन्होंने, तो ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो कल्याण मंडपा किससे संबंधित है? विजयनगर से, है ना। तो ये याद रखना है, हम्पी इसकी राजधानी है और हरिहर बुक्का ने इनकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब विजयनगर की सबसे खास बात है, कभी आपसे पूछेगा, वो है ग्राम प्रशासन। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन कभी बन सकता है कि ग्राम प्रशासन सबसे अच्छा किसका था, तो वो विजयनगर का। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली सल्तनत, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। दिल्ली सल्तनत में consider the following statement in the revenue administration of Delhi Sultanate in the charge of revenue collection was known as आमिल। आमिल, जो आमिल वर्ड है वो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे क्या, बताए? आमिल। तो पूछा इसमें which sentence is correct, सेंटेंस कौन सा करेक्ट है? तो आमिल जो अधिकारी थे, देखो एक तो ये समझना है आपको, आमिल जो है वो दिल्ली सल्तनत में एक अधिकारी है, ये समझना है, ठीक है। दूसरी चीज इसका काम क्या था? कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, मतलब राजस्व का कनेक्शन, राजस्व का संग्रहण करना। तो पहला तो सेंटेंस इसमें सही है। इसमें एक सेंटेंस है, देखिए फिर उससे जैसे दिल्ली, पहला सेंटेंस सही है, ये ध्यान रखना। दूसरा इसमें है दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली प्राचीन देशी संस्था थी, तो ये गलत है, ठीक है। तो
जो एकता प्रणाली है वो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इल्तुतमिश ने, तो एकता जो है वो भारत में इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई है 1206 के बाद दिल्ली में एकता। तो एकता जो था, यहां रखिएगा, यहाँ पे जो एकता है, हाँ, जो एकता है वो एक एरिया होता था, है ना, एरिया एज ए प्रोविंस, एज ए स्टेट। कब शुरू किया है? ये इल्तुतमिश ने शुरू किया है, ठीक है। अल्तमस इसको कहते हैं, अल्तमस। किसी किसी बुक में इसका नाम अल्तमस भी दिया होता है, अल्तमस यानी इल्तुतमिश, ये भी है हाँ, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने भी इसमें है। तो ये लगभग भारत में 1206 के बाद शुरू हुआ है। तो एकता क्या है? एक एरिया है, एक स्टेट है जो अल्तमस ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने 1206 में, यानी दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी बन सकता है। तो ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस जो है ये वाला गलत है ना, ये सेंटेंस गलत है, यानी दूसरा गलत है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा। तो मीर बख्शी पद दिल्ली की खिलजी सुल्तानों ने नहीं, तो मीर बख्शी का पद है वो मुगल काल में आया था। मीर बख्शी जो होता था, एक बार मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। जो मीर बख्शी है, जो मीर बख्शी है, एक बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। जो मीर बख्शी है वो मुगल काल में आया है, और जो मुगल काल में भी ये आर्मी चीफ होते थे। क्या थे? आर्मी चीफ, है ना, आर्मी चीफ होते थे, यानी ये सेना प्रमुख थे, है ना, ये सेना प्रमुख है, आर्मी चीफ। तो मीर बख्शी याद रखना है, तो मीर बख्शी सेना प्रमुख है, ठीक है। तो ये पहले से नहीं था, ये इसी समय आया था। तो यानी ये ध्यान रखना है कि इसका तीसरा भी गलत है ना। तो राइट आंसर इसका हो गया ए। बताना था हमें आमिल क्या है? दिल्ली सल्तनत में राजस्व अधिकारी हैं जो रेवेन्यू करते हैं, कलेक्ट। और एकता क्या है? एकता एक एरिया होता था जो भारत में इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को, अपने शासन को एकता में डिवाइड किया हुआ था। मीर बख्शी का सेना प्रमुख होता था, और ये मुगल काल में आया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कंफ्यूजन क्यों होता है लोगों को? एक वर्ड था उलेमा, उलेमा और आमिल में कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखना, उलेमा जो है वो जो शब्द है उलेमा, वो शासन का शब्द है। मतलब उलेमा का मतलब था जो धार्मिक लोग थे उनको हम उलेमा कहते हैं। तो वो अलग चीज है उलेमा, और ये अलग है, ये ध्यान रखना है। खैर क्वेश्चन देखिए 14 ही आएगा ना, 13 आएगा? क्यों? एक मिनट, क्वेश्चन हुआ कौन सा था? 12वां? 12 हुआ था। 12 हो गया ना, तो 12 हुआ ना, तो 13 आना चाहिए। हाँ चलो 13 आएगा, ठीक है। ये देखते हैं, एक मिनट, इंग्लिश का इधर निकालते हैं। हाँ ठीक है, ओके, हो गया। तो देखिए 13 का क्वेश्चन देखिए क्या है। 13 है इसमें, और चलिए हिंदी क्या सेटिंग खराब हो जाती है दवा करने में, ठीक है। अब देखिए, संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, ठीक है। तो इसमें तो सरहिंदी से प्रभावित नहीं थे, और संत निम्बार्क ये अकबर के समकालीन भी नहीं थे, ये साउथ इंडिया थे, मराठा साम्राज्य में। तो ये दोनों सेंटेंस गलत है। संत कबीर किसी से प्रभावित नहीं थे, मतलब संत कबीर जो है वो किसी समुदाय से तो थे ही नहीं,
वो ना हिंदुओं की बात सुनते थे ना मुसलमानों की, तो इनसे प्रभावित कैसे हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, दोनों गलत है ना, दोनों इसमें गलत थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, 14 में क्या कहता है ये बताएं। 14 है, काफी बड़ा क्वेश्चन है 14 का। तो जी देखिए, ब्रिटिश अपने शासन काल में गांधी की बात कर रहे हैं ये लोग। ये गिरमिटिया कौन थे? लेबर एडवेंचर लेबर प्रणाली के सहायक थे। गिरमिटिया के बारे में सुना है कि नहीं कुछ किसी ने? गिरमिटिया वो लोग थे जो ऐसे मजदूर वर्ग थे जो अंग्रेजों की सेना में काम करते थे और उनकी उनका सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये उन्मूलन के प्रणाली के उन्मूलन थे, तो उनको ये उन्मूल करना, इनको हटाना चाह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये एक्चुअली स्लेवरी की तरह काम करते थे, तो गांधी जी ने इनका अपोज किया था। तो पहला बात तो सही है, पहला सेंटेंस सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। एक बात मैं आपको बता दूं, 1919 से पहले तक, ठीक है, मतलब रॉलेट एक्ट से पहले तक गांधी जी हमेशा अंग्रेजों के सपोर्ट में रहे। और जो चेम्सफोर्ड है वो 1917-18 में है। ठीक, तो ये समर्थन उन्होंने किया था, तो ये सेंटेंस गलत है। मेरी बात ध्यान रखना है, 1919 से पहले तक गांधी जी पूरी तरह से अंग्रेजों के समर्थन में थे, लेकिन जब रॉलेट एक्ट आया है तो गांधी जी को लगा कि नहीं यार, ये तो गलत कर रहे हैं, तो इसमें दूसरा सेंटेंस है वो गलत है। अगर दूसरा सेंटेंस गलत है तो आई थिंक आंसर निकलना चाहिए। हाँ, निकल आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दूसरा यहाँ भी है, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में भी नहीं होगा, तो आंसर सीधे हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बताएं। और ये इसमें कॉन्सेप्ट अगर समझे रहेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट पे ही पकड़ के रखना है। क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अच्छा, ये खैर इसमें तीनों सही हैं। तेज बहादुर सप्रू अखिल भारतीय उदार संघ, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, तो ये भी सही है। केसी नियोगी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये भी सही है। और पीसी जोशी, तो पीसी जोशी महासचिव थे भारतीय साम्यवादी दल के, तो ये तीनों सही है, ये ध्यान रखना है, ये तीनों ही सही है। और इनमें से बहुत जरूरी है कि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। केसी नियोगी का इसलिए क्वेश्चन पूछा था अक्सर क्योंकि ये कुछ समय के बाद हट गए थे खुद से, तो इसलिए पूछा जाता है इनका क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। हाँ ठीक है, अब 16 में क्या कहते हैं इसको देखिएगा। मियां तानसेन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो अकबर सम्राट अकबर द्वारा दी गई उन्हें उपाधि तानसेन की थी, ऐसा नहीं था। मियां तानसेन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, यानी बाकी सब सही है, एक सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ठीक है, अकबर ने उन्हें उपाधि दी थी ऐसा नहीं था, तो यही गलत है। 16 का ए, कि जो तानसेन की उपाधि अकबर, और बाकी सही है। मेरी बात ध्यान दीजिएगा,
बाकी सेंटेंस आपको मतलब फ्री में मिल रहे हैं इनके बारे में जानने के लिए। ये फैक्ट है कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की है। तो ये भी क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकता है कि कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। इसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, यानी तानसेन ने जो गाने लिखे हैं वो अपने राजाओं के लिए लिखे हैं, है ना, अपने संरक्षकों के लिए फिर संसार में लिखे हैं। जैसे प्रशस्ति लिखी जाती थी, तानसेन ने अनेक मौलिक रागों की रचना की। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन सा सही नहीं है। मेरी बात ध्यान रखना है, आपके स्टडी के रास्ते में, आपके स्टडी के जर्नी में ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसमें लिखा होता है कौन सा कथन सही नहीं है, इसका मतलब है एक ही गलत होगा, है ना, बाकी सेंटेंस इसके बारे में सही होंगे। तुरंत कॉपी कर लिया करो, यहाँ से तुरंत लिख लिया करो, अच्छा तानसेन के बारे में ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि ये सेंटेंस यूपीएससी द्वारा सर्टिफाई है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इनके लिए, इनके खिलाफ ये लेके, है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। और इस यही चीजें यू जैसे स्टेट वगैरह वो उठा लेते हैं यहीं से, इन्हीं चीजों को फिर वो सबूत दे देते हैं कि यार देखो ये लिखा तो यूपीएससी ने पूछा है। अब यूपीएससी ने क्यों पूछा, वहां जाके पूछो, हमें क्या पता, है ना। इसलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये वाले, आपके फायदे के लिए। और लोग खाली सुन के निकल जाते हैं उसको। लिखिए, निम्नलिखित किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधार या व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया है, पता है? देखो एक बात मैं बता दूं आपको, इसमें एक वर्ड उन्होंने यूज किया है, वो है हाँ, जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, जैसे अकबर ने अपना जो इतिहास अकबर ने लिखा है, सॉरी जो बाबर ने लिखा है ना, बाबरनामा, बाबर ने जो बाबरनामा लिखा है उसमें कई सारे पेंटिंग की बाबरनामा में, है ना। तो कौन सा ऐसा था जिसने पांडुलिपि यानी जो हिस्ट्री लिखी जाती थी उसमें पहले पेंटिंग का यूज होता था, ठीक, ये बाबर ने शुरू किया। इससे हटकर व्यक्तिगत पेंटिंग शुरू किसने की थी? वो था जहांगीर। जहांगीर ने फिर व्यक्तिगत पेंटिंग शुरू की है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है यहाँ पे। तो आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि ये शुरू किसने की थी। तो शुरू की थी ये शुरू की थी बाबर ने। ये जो वर्ड यूज हुआ है ना, ये वाला, एक मिनट, हाँ, ये जो वर्ड हुआ है ना सचित्र पांडुलिपि, तो ये वाला, तो ये शुरू की थी बाबर ने सबसे पहले। इससे हटकर उन्होंने व्यक्तिगत यानी पर्सनल, इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल जो है किसने शुरू किया है? जहांगीर ने। और जहांगीर को ही चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ आर्ट, ठीक है, जहांगीर को ही चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं। तो ये दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ऐसा कहा जाता है जहांगीर के बारे में कि अगर किसी चित्रकार ने अगर दो चित्रकार ने किसी पक्षी के पैर बनाए थे, एक किसी और ने, तो वो पैर देख के बता देते थे जहांगीर कि ये पैर किसी और ने बनाया, ये किसी और ने बनाया, सोचिए, और उसका नाम बता देते थे, ये उसके बने हुए, उसके बने हुए। तो अब, है ना, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन में है? अब यहाँ इंग्लिश में समझिएगा, अल्पाइन, देखो अल्पाइन क्लाइमेट जब भी आता है आप समझिए ये माउंटेन क्लाइमेट होता है ना। अल्पाइन का मतलब होता है माउंटेन क्लाइमेट, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, माउंटेन क्लाइमेट। अब इसमें पूछा है कि अब ठंडी जलवायु, टेम्परेट भी है, माउंटेन भी है। तो देखो मानस, नामदफा, नावरा, फूलों की घाटी। अब इसमें जो मानस है ये भी अल्पाइन नहीं है, मानस है, अल्पाइन नहीं है, ठंडी जलवायु नहीं है। नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में, ये भी नहीं है। नावरा भी नहीं है, सिक्किम में है, लेकिन फूलों की घाटी है,
ठीक है, तो 18 है। हाँ ठीक, 18 का आंसर डी है। फूलों घाटी कहां पर है, पूछी जा सकती है इस बार। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, दैट इज इन उत्तराखंड। ठीक है, ये उत्तराखंड में है। तो आपको ऐसे निकालना, तो अल्पाइन का मतलब होता है शीत जलवायु। ये बहुत अच्छा एरिया है, और ये सिर्फ फूलों की घाटी है, और यहाँ पे फूल ही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो अब देखिए, ये ऐसा तो नहीं है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कि उन्होंने पूरा ज्योग्राफी में घुमा दिया है, मतलब आपको मजबूर कर दिया सोचने पर कि पहाड़ी एरिया मानस भी नहीं है, नामदफा भी नहीं है ना, नोआरो भी नहीं है, ये फूलों घाटी पहाड़ी एरिया। हमने पहले ही बोला था कि जो अल्पाइन है, जो पहाड़ी एरिया है, तो इसमें यही जानना चाह रहे थे वो लोग। तो इन लोगों का जो फैक्चुअल क्वेश्चन भी रहता है, वो भी बहुत अच्छा रहता है, मतलब एक लेवल का रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उन्होंने पूछ लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये तो जहां तक है पता होना चाहिए सबको, 19 वाला। बताएं 19 क्या कहता है, अटल इनोवेशन मिशन, है ना। अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये क्वेश्चन था, और ये नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, नीति आयोग द्वारा। देखिए जितने भी चीजें अगर इनोवेशन से आती हैं, तो आप समझ जाइए कि वो नीति आयोग है, इनोवेशन। क्योंकि नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है, थिंक टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन बताइए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन 21, 20 नंबर। बताएं, बहुत ज्योग्राफी पढ़े हैं, पढ़ाई भी है पूरा टाइम। बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका, अल्ताफ बताइए। और बता देना चाहिए जहां तक है सभी को, सीए है। सर, सीए। सी है। 21 जून की तारीख को सूर्य, ठीक है, कहां पर होगा, क्या सेंटेंस है। तो पहले मैं बता दूंगा आपको, 21 जून जो है, 21 जून को जो सूर्य है, मैं आपको इसका समझा देता हूं पहले। ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, और जो है ये इक्वेटर है, और ये इंडिया है ना, ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है। तो 21 जून को सूर्य यहाँ पर होगा, यहाँ पर इस जगह होगा सूर्य। ठीक है, यहाँ पर सूर्य होगा। अब आप सोच सकते हो कि क्या आंसर हो सकता है। 21 जून को सूर्य यहाँ पर होगा। ठीक, अब देखते हैं पहला सेंटेंस क्या बोलता है। पहला सेंटेंस कहता है, डज नॉट सेट बिलो ऑन द होरिजन एट द आर्कटिक सर्किल, यानी उत्तरीय वृत्त पर 36 के नीचे नहीं डूबता है। ठीक है, चलिए होल्ड कर लेते हैं इसको। दक्षिणीय वृत्त पर 36 के नीचे नहीं डूबता है, यानी दक्षिण वृत्त पे नीचे नहीं डूबता है। हाँ, साइंस वर्टिकली ओवरहीट द नून एट इक्वेटर, ऐसा है क्या। सी बताया अल्ताफ। तो सूर्य तो यहाँ है ना, यहाँ पर वर्टिकली कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकली कैसे होगा। उसके बाद देखिए, और नेक्स्ट है इसमें, साइन वर्टिकली ओवरहीट द कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जानते हैं, ये है, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन, तो कैप्रिकॉन का मतलब क्या है कि यहाँ पर बोल रहा है डी वाला आंसर, तो ये भी गलत है। अरे भाई सीधी सी बात है, उन्होंने बोला है कि डज नॉट सेट बिलो द होरिजन आर्टिफिशियल। ये मैंने आपको बताया था कि जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर सूर्य 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। बताया था मैंने, यहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है। तो ये भी मैंने आपने समझाया था आपको कि 21 जून यानी 21 मार्च से लेकर 21 मार्च को जब सूर्य यहाँ से इधर शुरू होता है चलना, तब से यहाँ डे माना जाता है। ठीक है, 21 जून से 21 मार्च से 21 जून,
ठीक, तो ये हो गया 3 महीना। ठीक, और देखिए 6 महीने का दिन 6 महीने रात कैसे होती है। चलिए हटा देता हूं मैं स्क्रीन पे, अब देखते हैं। 3 महीना ये होगा, तो 21 जून से 23 सितंबर तक फिर वापस आता है, 23 सितंबर तक, तो 3 महीने ये हो गया। तो यानी 3 महीने के सूर्य के जाने पर और 3 महीने के वापस आने पर, तो यहाँ सूर्य कभी डूबता नहीं, यही वो कह रहे हैं कि इसीलिए यानी जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर 21 मार्च से, ठीक है, 21 मार्च से 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक, ध्यान रखना 23 सितंबर तक डे होता है, डे यानी दिन होता है। कहां पर? नॉर्थ पोल पर, ठीक है, नॉर्थ पोल पर। उसी तरह से 23 सितंबर से 21 मार्च तक, यानी 23 सितंबर से 21 मार्च तक, 21 मार्च तक, है ना। यहां पर नॉर्थ पोल पर क्या होगा? नाइट होगी, सॉरी नाइट होगी, नाइट होगी। तो 6 महीने का दिन 6 महीने का रात का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा उन्होंने कि यहाँ पर यही तो था, कभी सूर्य 36 में नहीं डूबता है, तो यहाँ पे कभी नहीं डूबता है, और ये आपके क्वेश्चन के ए आंसर में है। तो उत्तरी ध्रुव में 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर, यानी यहाँ से सूर्य चलता है यहाँ तक 3 महीने, फिर यहाँ से यहाँ तक आता है। जब तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है, इसका मतलब है नॉर्थ पोल पर दिन है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाता है तो मतलब यहाँ पर दिन होगा, फिर यहाँ पे रात हो जाएगी। अभी क्या है? अभी उत्तरी ध्रुव पर रात है, क्योंकि अभी 21 मार्च नहीं आई है। तो अभी जो सूर्य है वो यहाँ पर कहीं पर होगा। अभी सूर्य ने भूमध्य रेखा पर नहीं पहुंचा है। सूर्य भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर सनशाइन होता है केवल 2 दिन, है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को। कोई दिक्कत, कंफ्यूजन बताएं? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21, ठीक है। और चलिए 21 पे आते हैं। ठीक है, ये है 21, यहां से देखेंगे फिर। ठीक, 21 में क्या कहता है कि निम्नलिखित कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया है? ठीक है, न्यू वर्ल्ड में। इसका प्राचीन ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया, ओल्ड वर्ल्ड में, यानी अभी नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया था। इसका प्राचीन शुरुआत प्राचीन काल में शुरू की गई थी। देखो मेरी सिंपल सी बात है आपको कि इस क्वेश्चन में यही कहता है कि कौन सा अनाज न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया है। ठीक, न्यू वर्ल्ड का मतलब है आफ्टर 1990, आफ्टर यानी 1900 में, 1900 हम यहाँ पे देखते हैं, न्यू वर्ल्ड हम इसी को कहते हैं 1900 को, ठीक है। उसके बाद आपको 2000 आ गया, तो 2000 जो 1900 से लेकर हम इसको न्यू वर्ल्ड में कंसीडर करते हैं, न्यू वर्ल्ड में। तो कौन सा अनाज है तो न्यू वर्ल्ड में कृषि के लिए बनाया गया है? इसका मतलब है कि अभी बनाया गया है, कुछ दिन पहले ये नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को, कुछ दिन पहले ये नहीं होगा। इसका मतलब है इस ऑप्शन में, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको वो अनाज हटाने हैं जो पहले से हम लोग खाते उगाते चले आ रहे हैं। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। क्वेश्चन में समझ गए ना कि बनाया गया है, दैट मीन्स वो अनाज नहीं होगा जिसको हम चले आ रहे हैं खाते उगाते। तो देखते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे सीधे, आराम से मिल जाएगा आपको आंसर। देखिए,
अब इसमें देखिए जो हाँ, पहला इसमें है तंबाकू, कोको, रबड़, ठीक है। अब इसमें देखिए हाँ, तंबाकू, कोको, रबड़। अब इसमें जो चलिए इसको होल्ड करते हैं अभी। तंबाकू, कपास और रबड़। अच्छा, कपास तो पहले से ही चला आ रहा था, तो ये आंसर भी नहीं होगा, ठीक है। कपास यहां भी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और यहां पर गेहूं है, क्या गेहूं नया शुरू किया गया है क्या? बस नो सर। हो गया आंसर, है ना। बस ये है कि कपास कोई नया नहीं, कपास हम हमेशा से हम उगाते और इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। तो नया वर्ड में अब इसमें दिमाग होगा क्या है, आप लोग जब एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो आप पूरा दिमाग लगा दोगे, यार छूट गया, कहां से आ गया क्वेश्चन, कहीं से नहीं आया ये, बस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड वो देख रहा है कि क्या आप इलिमिनेट कर पाते हो कि नहीं, कि क्या कहीं किसी बुक में थोड़ी लिखा, मतलब ये लिखा होगा। तो अच्छा हुआ इसने 3 ऑप्शन में, एक में कपास, 2 में कपास दे दिया, एक में गेहूं दे दिया, ठीक है। यहां में कहीं होता रबड़, कॉफी, जीरा तो मुश्किल हो जाता, जीरा भी तो इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है ना। अल्ताफ शायद आपने ये पेपर दिया था मुझे लगता है ना। नहीं, मैंने 2020 का दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आराम से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो डरना नहीं है, समझना है पहले कि क्या हो सकता है, बस। तो क्वेश्चन नंबर, आंसर सर ए होगा सर। हाँ ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्या करेंगे। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना है, अफ्रीका में कितना घूमते रहते हैं, है ना। बस इसी को पकड़ लीजिए, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, मतलब एक पूरा मिल गया, क्या करना, आंसर हो गया, बताइए क्यों। एक एक है जहां हटा दो, कितना सेकंड लगे, 10 से 7, 7 से 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। एशियाई शेर अफ्रीका में भी तो होते हैं, इस बस, ठीक है। आप फिर भी समझ लीजिए। देखो, 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में, कभी देखा है आपने 2 कुबड़ वाला ऊंट, है ना, होता है। और 2 कुबड़ कहाँ होते हैं, ध्यान से देखना आप। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 1 हॉर्न डायनासोर अफ्रीका में भी है, तो केवल इसका 2 सही है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन था, सबसे जल्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। प्रसिद्ध स्थान पंढरपुर, तिरुचिरापल्ली, हम्पी, है ना, कृष्णा कावेरी, हाँ। अब तिरुचिरापल्ली जो है तमिलनाडु में, ये आप जानते ही है ना, तिरुचिरापल्ली। अब इसको समझिएगा क्या आंसर हो सकता है। खैर इसमें देखो सारा चीज है कि बस इतना आप कह सकते हो कि जो हम्पी है वो मलप्रभा नदी के किनारे नहीं है, मलप्रभा, हम्पी नदी इसके किनारे नहीं है। देखते हैं ये गलत है तो आंसर मिलता है कि नहीं। आई थिंक मिल जाएगा हमें, आंसर मिल गया, देखो एक आंसर हो गया, हम्पी नदी तुंगभद्रा किनारे, ठीक है। अब मैं क्यों बोलता हूँ यार हम्पी है, विजयनगर, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिया था विजयनगर पे, तो विजयनगर को देखो, उसकी राजधानी देखो, उसकी नदी देखो, नदी अगर यहाँ पता होती आपको तो क्वेश्चन गलत ही नहीं होता, आप जान जाते ये गलत है, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा है, तो आप छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में सेट करके रखिए, पता नहीं किस जगह कहाँ यूज हो जाए वो, इसमें भी कोई टाइम नहीं लगा हमें, इसका मतलब है ये पर, तो ठीक है। इतने क्वेश्चन में बता दीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो किसी को भी, डाउट वैसे नहीं होना चाहिए, और फिर भी लग रहा हो कुछ तो कहीं पर।
थोड़ा पढ़ते रहा करिए, मैप को देखते रहा करिए, ये सब ज्योग्राफी हिस्ट्री में भी काम आती है, पता है आपको। देखो यहाँ पे आ गई। सर ये किस स्टेट का पेपर है? क्या? सर हाँ, ये किस स्टेट का क्वेश्चन पेपर है? किस ईयर का है? किस स्टेट का है? ये यूपीएससी का है। अच्छा। हाँ, यूपीएससी का है। तो इसमें साउथ इंडिया से क्वेश्चन दिए हुए थे। तो बस जब आप नोट्स बनाएं तो इन चीजों पे ध्यान देते रहें, ठीक है, इन चीजों पे। ये है, ठीक है। अभी थोड़ा मुझे टाइम कम मिला है, हम कुछ क्वेश्चन यूपीएससी के साथ साथ में और क्वेश्चन भी शामिल करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री मटेरियल पे काम चल रहा है इसलिए नहीं कर पाया मैं। तो और बाकी जो शायद आपको कुछ क्वेश्चन, पता नहीं पीडीएफ मिला है कि नहीं मिला। पीडीएफ आपको नहीं मिला शायद क्वेश्चंस का, ग्रुप में नहीं गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जिस तरह से पेपर आया है ना छत्तीसगढ़ का, इससे पता चलता है आने वाले समय में राजस्थान का या यूपी पीसीएस का या फिर एमपी पीएससी का या बीपीएससी का किसी का भी पेपर है, वो पहले वाले पैटर्न पे नहीं आने वाला है। तो उन्होंने जो क्वेश्चन दिए बहुत अच्छे दिए। अच्छे क्या मतलब, थोड़ा घुमा के दिए, अच्छे तो क्या कर सकते हैं, सब अच्छे बुरे। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 है ना, 25 तक करते हैं हम लोग। आज 15 क्वेश्चन हो जाए। किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि, मेरी बात समझिए, इन गिवन ईयर इन इंडिया, कोई साल ऐसी दी हुई है। कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया उन लोगों ने, ध्यान समझिए इसको। ऑफिशियली पॉवर्टी लाइन आर हायर इन सम स्टेट देन अदर्स बिकॉज, यानी कुछ भारत सरकार ने क्या किया है कि कुछ वर्ष में भारत में, एक मिनट, हाँ, दिए गए वर्ष में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीब रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं। तो क्या उसका कारण है? क्वेश्चन पहले मेरे समझ हिसाब से में आया? हाँ, कुछ कोई बोल रहा डी था। होगा। हाँ, पहले क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए कि कुछ राज्यों में गरीबी रेखाएं नीचे हैं, कुछ राज्यों में ऊपर हैं। तो ऐसा क्या रीजन है? गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, जो बीपीएल वाला जो है ना कॉन्सेप्ट, बीपीएल वाला, बिलो पॉवर्टी लाइन, या एपीएल, एवव पॉवर्टी लाइन, ये नेशनल लेवल पे बनाई जाती है, ठीक है, नेशनल लेवल पे। तो ये अलग अलग नहीं हो सकती, ठीक है, जो रेट अलग अलग नहीं हो सकता। कीमत स्तर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, ठीक है, इसको रोकते हैं। सकल राज्य उत्पाद अलग राज्यों में अलग अलग होता है। पहली बात है, ग्रॉस जो स्टेट प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है, जीडीपी होता है, ये गलत दे दिया उन्होंने, ठीक है। चौथा, इसमें क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ऐसा नहीं है। क्वालिटी ऑफ वेरीज मतलब क्या है, आपका क्या कहना है? मतलब दिल्ली में जो आटा मिलता है वो ज्यादा अच्छा है, यूपी वाला खराब है, अच्छा थोड़ी होता है। हाँ, लेकिन इतना आपने देखा होगा कि कॉस्ट अलग अलग होती है। ए आपका है, सॉरी बी, आपने कभी, पता नहीं आप लोगों ने फील किया कि नहीं किया, जैसे जब हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में जो गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है उसका कॉस्ट कम होता है ना। दिल्ली में गाड़ी में जो पेट्रोल पड़ता था, जब मैं यहाँ डलवाता था तो उसका प्राइस कम होता था पर लीटर।
वहीं जब यूपी में जैसे एंट्री करता था और कभी कभी डरवाना पड़ता था, वहां पे डरवाना पड़ता था यूपी में, अगर कहीं कम हो जाता था पेट्रोल तो वहां ज्यादा पर लीटर ज्यादा होता था। और भी आपने एग्जांपल देखा होगा यूपी में, आपने सुना होगा है ना, दिल्ली में दारू सस्ती है, यूपी में महंगी है। तो ये सब होता है, कॉस्ट अलग अलग होती है स्टेट में। तो ये चीज है, तो इसका बी आंसर है। जो चीजें लग रही हाँ ये हमें साफ साफ दिखाई दे रही हैं, उसी पर आंसर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में वैज्ञानिक कुछ पच्छाव मेघ बिरलन तकनीक एवं, अरे ये तो ज्यादा ही खतरनाक है, हिंदी इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। In the context of which of the following sometimes scientists suggest use of cirrus cloud timing technique and that injection of sulfate aerosol into the atmosphere। देखिए, इस क्वेश्चन का कहना है कि वैज्ञानिक लोग वायुमंडल में सल्फेट एरोसोल डलवाने की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं? अब हिंदी में आप समझिएगा तो जानते हैं क्या है ये, मेघ विरलन, पहले तो ये समझिए, है ना। फिर होता है कि वैज्ञानिक कुछ पच्छाव मेघ में अंतःक्षेपण को समझिएगा, वायु विलय समझिएगा। तो ये थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम, यहाँ सीधे सीधे देखो समझ सकते हैं, सजेस्ट क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन सल्फेट एरोसोल, यानी जो क्लाउड्स में है सल्फेट एरोसोल क्यों डालने का सलाह देते हैं वैज्ञानिक लोग, क्या पर्पस है? तो पहला इसमें है क्रिएटिंग द आर्टिफिशियल रेन इन सम रीजन्स। मैं आपको बताऊं कि जो आर्टिफिशियल रेनफॉल होता है उसमें क्या डाला जाता है, बता सकते हैं आप? आर्टिफिशियल रेनफॉल सुना है ना आपने, कि आर्टिफिशियल रेनफॉल का मतलब होता है कि हम उसमें ऐसे केमिकल डालते हैं, ठीक है, उसमें सल्फर आयोडाइड यूज होता है ना। तो इसमें क्या लिखा, सल्फर एरोसोल, ऐसा नहीं है, ठीक। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी द ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता को कम करने के लिए, तो चक्रवात उससे नहीं आते, है ना। तो ऐसा उन्होंने कहीं, देखो इसमें ऑड भी है, ऑड समझिए क्या है। कुछ ये जो एग्जामिनर नहीं समझ पाता है, एक बात ध्यान रखना है, यूपीएससी का स्टूडेंट एग्जामिनर से ज्यादा होशियार होता है, बिल्कुल होता है। बताते हैं कैसे, देखो इन्होंने क्या दिया यहाँ पे, इन्होंने दिया है कि सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक, इन्होंने ये बात कर रहे हैं बादलों की, मेघ की, ठीक है। तो यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को क्या संबंध है? अब मेघ तो हर जगह है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, मेघ तो हर जगह है, तो मेघ का संबंध चक्रवातों से तो हो सकता है, लेकिन उष्ण चक्रवातों से संबंध नहीं हो सकता ना। तो ये ऑड है, इसको हटाओ, ये नहीं हो सकता। दूसरा समझिए, क्वेश्चन से हमेशा ऑप्शन को रिलेट कीजिए, एकदम क्लियर होगा फंडा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना, रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द सोलर विंड ऑन द अर्थ। अच्छा, पृथ्वी पर सोलर विंड कौन सी चलती है, बताइए मुझे। देखिए इसको कहते हैं ना कि कभी कहते हैं ना, स्टूडेंट जो एग्जाम देता है वो ज्यादा होशियार होता है एग्जामिनर से। ये बात कर रहे हैं सोलर विंड की, ठीक है, सोलर विंड की। ये बात सोलर रेडिएशन की नहीं कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान रखना, ये बात सोलर रेडिएशन की नहीं कर रहे हैं, ये सोलर रेडिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। सोलर रेडिएशन तो हम समझते हैं, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है।
मैं चलो इसको बड़ा कर देता हूं। हाँ, मतलब सोलर विंड की बात कर रहे हैं ये लोग, सोलर रेडिएशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो सोलर रेडिएशन होता है ये सोलर रेडिएशन है जो पृथ्वी की ओर आ रहा है, ये विंड नहीं है, ये रेडिएशन है। ठीक है, तो तीसरा भी गलत है, ऑड है, नहीं, विंड अलग होता है। तो विंड पृथ्वी पर 3 टाइप की चलती हैं, परमानेंट, सीजनल और लोकेशनल, लोकल विंड्स। सोलर विंड हमने लिखा ही कभी क्या? नहीं लिखा, होती नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ऑड है। तो इसका मतलब क्या है कि आंसर आपका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सल्फर आयोडाइड यूज होता है, तो यहाँ लिखा क्या हुआ है, सल्फेट एरोसोल, तो ये भी नहीं है। समझ गए ना, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, बस इतना समझ लेना। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो सीरस क्लाउड होते हैं वो सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं और वो रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ये भी समझ लीजिए। तो ये तो ऐसे ही नहीं था, है ना। जब हम एटमॉस्फेयर में कुछ बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चीजों के लिए कर रहे होंगे, है ना, गलत तो करेंगे नहीं। अब सोचिए कितना इसमें दिमाग लगाया एग्जामिनर ने और कितना आसानी से आप लोग कर सकते थे। ये फायदा है यूपीएससी के क्वेश्चंस करने का। बताएं, कोई दिक्कत क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे 25 से आगे कल करते हैं। ठीक है, अभी इसको यहीं पर बाकी साइंस की क्लास के बारे में हम देखते हैं क्या हो सकता है। और कल तो मेरा प्लान यही था कि जो साइंस के जितने टॉपिक बच गए हैं उनका मैं आपको वीडियो बना के ही दे दूं, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और तो आज देखते हैं अगर इवनिंग क्लास हो सकती है, इवनिंग को 2 या 3 क्लास और होते हैं, 5 से 6, 6 से 7, 7:30 से 8:30। तो ये टाइम पहले से इंगेज है। बेस्ट है सर कि सैटरडे को फिर हिस्ट्री कैंसिल